तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट की रिलेशन, और हमने पढ़ लिया था ओम्स लॉ को हम रिड्यूस कैसे करेंगे। उसके साथ साथ में रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी पढ़ ली थी। तो कल हमने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने कल डिराइव कर लिया था कि R जो है ये है रो L अपॉन A के बराबर, मतलब it depends directly on the length of the conductor and inversely upon the area. Okay, so resistance जो है it is directly proportional to the length of conductor, inversely proportional to the area of cross section, provided कि अगर हम density and temperature constant रखेंगे। okay, तो मतलब क्या है कि अगर आप लेंथ को डबल करोगे रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर आप एरिया को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, हाफ रेड्यूस हो जाएगी। इनवर्स एंड डायरेक्ट रिलेशन है इनका। ओके, तो इसमें हम पढ़ते हैं एक और चीज जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर के साथ डिपेंड करती है या नहीं करती है और कैसे करती है। तो कल का फॉर्मूला फिर से थोड़ा लिखेंगे। ये रो एल अपॉन ए जो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, इसमें ये जो रो है जिसको हमने बोला था ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी, ये आपने देखा था इसमें एक टर्म आती है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर, टाउ के ऊपर। ये टाउ जो है ये क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम। टाउ जो है इसको हम बोलते हैं क्या, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर से अब रेजिस्टेंस को क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने कल भी आपको बोला था, इससे पहले वाले लेक्चर में भी बोला था कि जैसे ही हम क्या करेंगे किसी भी सबस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब एज पर द काइनेटिक थ्योरी हम इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है, मीन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं। अब ये काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है इन मॉलिक्यूल्स के पास। सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। फिलहाल हम बात करेंगे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इन मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। उससे क्या होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करना है एक एंड से दूसरे एंड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड, तो क्या होगा, ये जब आगे जाएगा, सपोज करो ऐसे पहले इसमें कोई ज्यादा मोशंस नहीं थे मॉलिक्यूल्स में, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा जा सकता है आगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स के चांसेस कम है। अब अगर ये सारे मॉलिक्यूल्स फास्ट वाइब्रेट कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि अभी ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कोलिजन्स लगेंगे। जितने इसको ज्यादा कोलिजन्स लगेंगे उतने कम टाइम के लिए ये कोलिजन फ्री रहेगा, और जितने कम टाइम के लिए कोलिजन फ्री रहेगा उतना ही क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू जो है डिक्रीज होगा, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारे पास क्या होता है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है टाउ ऑल्सो इंक्रीजेस, टाउ सॉरी इट डिक्रीजेस, टाउ जो है इट डिक्रीजेस। अगर ये वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्या हो जाएगा, विच इनडायरेक्टली इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ, बिकॉज ये क्यों, पहले ये लिखेंगे, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, increase in the number of collisions। अब कोलिजन ज्यादा बढ़ रहे हैं तो ये टाउ का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो अगर ये टाउ रिड्यूस हो जाएगा बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ टाउ, जैसे टाउ का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये चीज रिड्यूस होती है, मगर रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, इंक्रीज। तो हम ऐसा बोलते हैं कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो है क्या, डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑलराइट, और इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आप डायरेक्ट याद रखोगे कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। सो रिमेंबर वन थिंग, इसी टॉपिक में कि रेजिस्टेंस का क्या कनेक्शन है टेम्परेचर के साथ। तो इसके लिए एक रिलेशन आती है कि मान लो
एट टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इक्वल टू टी नॉट, लेट से हमारे पास रेजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू आर नॉट। इनिशियली जो टेम्परेचर पता है हमें, रेजिस्टेंस आपको किसी भी कंडक्टर उसका वैल्यू पता है, ओके। एट टेम्परेचर इक्वल टू टी, लेट से रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर, आर टी से डिनोट करेंगे। तो इनके लिए एक रिलेशन है, वो आप याद रखेंगे कि ये रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर जो है ये किसके बराबर होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे उससे हम देखेंगे कि ये किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ओके। ये है किसके बराबर, आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा, ओके। तो ये आर नॉट ऐसे समझो इसको कि ये अल्फा, पहले डेल्टा टी देखेंगे, यहां पे लिखेंगे ये डेल्टा टी जो है ये है क्या, बेसिकली इट इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, एंड यू नो चेंज इन टेम्परेचर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑलराइट। और ये जो अल्फा है, इस अल्फा को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कौन सी वाली रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस जो है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है। तो आप यहां से अल्फा का वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, आर टी डिवाइडेड बाय आर नॉट इक्वल टू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास बचेगा वहां पे अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू आर टी अपॉन आर नॉट माइनस 1, ओके। सब्ट्रैक्ट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट। इस डेल्टा टी को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू बचेगा आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को अगर आप इस टर्म में लिखना चाहोगे तो क्या बनेगा ये, इट इज आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। और अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, this is final value minus initial value divided by initial value, that is the fractional change, and this is absolute change, t final value minus initial value। तो आप लिख सकते हो ये अल्फा जो है ये क्या है, रेशियो ऑफ किसका, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी एब्सोल्यूट चेंज इन टेम्परेचर। तो ये किसके बराबर है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट चेंज इन टेम्परेचर के बराबर, ओके। बिकॉज दिस टर्म हियर इट इज अ फ्रैक्शनल चेंज और ये जो है ये क्या है, एब्सोल्यूट चेंज इन टेम्परेचर, ओके। तो अगर आप इसका ऐसा यूनिट देखोगे, देखो ऊपर रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का कोई यूनिट बचेगा ही नहीं, खाली टेम्परेचर का बचेगा। तो हम इसको लिखते हैं क्या, केल्विन इनवर्स। केल्विन इनवर्स तो ऐसा यूनिट, ये है इसका क्या, ऐसा यूनिट, ओके। और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहोगे वो भी यही आएगा, K minus 1, राइट। तो दैट इज द SI unit of thermal coefficient of resistance, and that is the relation that you can use for determining the resistance of any conductor at a later temperature, that is given as T, okay। तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे, डायरेक्टली डिपेंडेंस इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के चेंज के साथ, ओके। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, कम करोगे कम हो जाता है। तो वो आप यहाँ पे देखोगे कि अल्फा का वैल्यू कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि ये अल्फा का वैल्यू हमारे पास आ गया आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू दिस इज टी माइनस टी नॉट। अभी हमने देख लिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। मतलब पहले टेम्परेचर लेट से ये था 10 डिग्री, ओके। तो रेजिस्टेंस मान लो ये थी 1 ओम, ओके। जैसे मैंने 20 डिग्री कर लिया, अब ये वैल्यू 10 नहीं 1 नहीं रहेगा, ये बढ़ जाएगा तो 2 बनेगा, 1 से बड़ा ही बनेगा। तो ये वैल्यू जो है दिस आर टी इज ग्रेटर देन किससे, आर नॉट से। कब, जब हमने टेम्परेचर को रखा टी नॉट से बड़ा। तो अगर ये वैल्यू बड़ी है माइनस छोटी वैल्यू, तो ये भी बनेगी पॉजिटिव। ये वैल्यू बड़ी है माइनस छोटी, तो ये वैल्यू भी बनेगी क्या, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो ये अल्फा का वैल्यू जो है
ये हमेशा पॉजिटिव। रिमेंबर दिस ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स ओनली, फॉर कंडक्टर्स के लिए ये पॉजिटिव होता है। ओके, स्ट्रिक्टली कंडक्टर्स के लिए। आगे आप और पढ़ोगे सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, उनमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो कंडक्टर्स के लिए अल्फा का वैल्यू जो है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसके साथ कुछ और भी टर्म्स है इसमें, कैसे, कौन कौन सी टर्म है, इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है, लाइक जैसे हमने कंडक्टेंस रेजिस्टेंस पढ़ लिया, वैसे यहाँ पे कंडक्टेंस है। जैसे पढ़ लिया हमने रेजिस्टिविटी, यहाँ पे है कंडक्टिविटी। खाली फर्क इतना ही है, वो उनके क्या रेसिप्रोकल टर्म्स। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम, क्या कंडक्टेंस क्या होती है। कंडक्टेंस जैसे हमने रेजिस्टेंस का डिफाइन कर लिया था कि ये होता है क्या, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टेंस क्या होता है, ईज, कितने ईज के साथ ये चार्जेस जो फ्लो करेंगे किसी भी कंडक्टर में। सो बेसिकली टेक्निकली ये जो कंडक्टेंस है ये क्या है, रिवर्स है, रेसिप्रोकल किसका, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये डिफाइन करता है क्या, मेजर ऑफ ease with which current will flow through a conductor. Current will flow through a conductor. किसी भी कंडक्टर में करंट कितने ease के साथ फ्लो करेगा, दैट उसका जो है मेजर वो देता है हमें कंडक्टेंस। ओके, तो कंडक्टेंस को अगर आप C से डिनोट करोगे तो ये उल्टा होता है किसका, रेजिस्टेंस का। ये जो है ये हमारे पास रेजिस्टेंस। ओके, अच्छा यूनिट्स की बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो है ओम, तो कंडक्टेंस का उसका उल्टा आता है ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या जिसको हम बोलते हैं मो। ओके, जो डायमेंशन रेजिस्टेंस के है इसका उल्टा हो जाएगी, डायमेंशन इजी है आपके पास। सेकंड है आपके पास कंडक्टेंस के बाद कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, ये है जैसे रेजिस्टेंस हमने बोला था कल, रेजिस्टेंस के बाद हमने पढ़ लिया था क्या, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमने बोला था, या इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एंड यूनिट लेंथ कंडक्टर। इसी तरह कंडक्टिविटी जो है इसका दूसरा नाम है क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब क्या है इसका, ये है कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की कंडक्टेंस whose length as well as area of cross section is unity। एक ऐसे कंडक्टर की कंडक्टेंस जिसके लेंथ भी 1 मीटर ले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर ले, तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी, कंडक्टेंस कितनी है, उस कंडक्टेंस को हम बोलते हैं क्या, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ऑलराइट, ओके, अगर आप इसको सिग्मा से डिनोट करोगे तो ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। दिस इज रेजिस्टिविटी, ओके, दिस इज कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का क्या है, आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन है, वैसे ही कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का आपस में रिलेशन ऐसा है। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा यूनिट इसका हमने कल लिखा था कितना है, अगर आप रेजिस्टिविटी का देखोगे ओम मीटर लिखा था हमने, तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी जो है वो कितना आ जाएगा, ओम का उल्टा आता है ओम इनवर्स, मीटर का उल्टा आएगा मीटर इनवर्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, मो मीटर इनवर्स, दैट विल बी द ऐसा यूनिट किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए। ओके, तो ये कंडक्टेंस क्या होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है। अगली टर्म जो है उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बोलते हैं हम, क्या होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी सिंपली होती है क्या, कि कितना करंट फ्लो होता है किसी क्रॉस सेक्शन में पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं, रिमेंबर इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये क्या होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू per unit area of
क्रॉस सेक्शन। पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना करंट फ्लो होता है, उस रेट ऑफ करंट को हम क्या बोलते हैं, या उस करंट फ्लो को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। कल हमने पढ़ लिया था ये करंट और इसका रिलेशन। मान लो ये है हमारे पास है कंडक्टर, इसके थ्रू करंट जो है आई जा रहा है और इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, ए। तो ये करंट डेंसिटी का वैल्यू जो है वो आएगा किसके बराबर, आई अपॉन ए के बराबर। ओके। अच्छा, अगर आप देखोगे कल हमने ये पढ़ लिया था कि करंट जो है ये किसके बराबर होता है, E इंटू एन इंटू ए। और ये जो VD है ये क्या है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एन आपको पता है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E तो आपको चार्ज पता है, A जो है एरिया क्रॉस सेक्शन। ये इक्वेशन हमने कल डिराइव करी थी। तो हमारे पास J का वैल्यू बन जाएगा, I के बदले में लिखेंगे ड्रिफ्ट इंटू E इंटू एन इंटू ए डिवाइडेड बाई एरिया से करेंगे डिवाइड इसको, तो ये बन जाएगा दिस। ओके। तो देयरफॉर हमारे पास करंट डेंसिटी की फॉर्मूला जो है वो बन जाएगी किसके बराबर, VD इंटू E इंटू एन। सो करंट डेंसिटी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑफ कोर्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एयर कांस्टेंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके। तो जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ही अकॉर्डिंगली क्या होगा, तो ये करंट जो डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। ओके। तो दैट इज करंट डेंसिटी। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलराइट, दैट इज करंट डेंसिटी। ओके। और इस करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट जो है वो क्या होगा, सिंपल है। इसका अगर आप ऐसा यूनिट देखोगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा यूनिट आएगा करंट का है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एरिया का पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहोगे जे का तो एम्पियर का तो ए ही आता है, ए पावर 1 मीटर स्क्वायर का आएगा एल पावर -2। तो दैट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए, करंट डेंसिटी के लिए। वेरी इजी टू कैलकुलेट, ये आप खुद भी कर सकते हो। ओके। तो दैट इज करंट डेंसिटी। इसके अलावा भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो क्या है, मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जिसको हम कहते हैं, इसको म्यू से नोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल टर्म्स में हम इसको लिखते हैं, ये होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ड्रिफ्ट हो रहा है कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लो हमारे पास VD जो है ये है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके। E जो है ये है हमारे पास अप्लाइड फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास मोबिलिटी जो है ये बनेगी किसके बराबर, VD अपॉन E के बराबर। ऑलराइट। तो इसको आप अलग फॉर्म्स में लिख सकते हो। कल हमने ये पढ़ा था कि ये जो VD है, बट ये VD जो है ये किसके बराबर है, E अपॉन M इंटू टाउ। ये एक्सप्रेशन हमने कल पढ़ लिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। हम खाली मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये इसमें वेक्टर के साथ इधर नेगेटिव साइन आएगी। ओके। तो देयरफॉर हमारे पास मोबिलिटी जो है वो किसके बराबर बनेगी, E टाउ अपॉन M डिवाइडेड बाय पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। E से नोट करेंगे ये, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो म्यू बनेगा E टाउ अपॉन किसके बराबर, M के बराबर। ऑलराइट। अगर आप देखोगे ये मोबिलिटी जो है ये कांस्टेंट है। ओके। कांस्टेंट मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर मटेरियल एट ए गिवन टेम्परेचर रखोगे तो इसका वैल्यू फिक्स होता है। ओके। उस मटेरियल के लिए, उस टेम्परेचर के लिए। ओके। क्योंकि E एंड M आर द कांस्टेंट्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ये तभी वैरी होगा जब टेम्परेचर वैरी होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो ये वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। ओके। तो इस मोबिलिटी का जो ऐसा यूनिट देखोगे क्या आ जाएगा, इसका ऐसा यूनिट देखोगे तो क्या आएगा, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और ये इसका क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो अगर आप इसका ऐसा यूनिट देखोगे कितना आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आएगा मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स इज न्यूटन पर कूलम। ओके। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, न्यूटन इनवर्स कूलम
कूलम न्यूटन इनवर्स मीटर पर सेकेंड। ओके, कोई खास नाम भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, तो डायमेंशन आप खुद जाके कर लेना ट्राई, डायमेंशन क्या आ जाएंगे इसके। ओके, इजी है, मीटर पर सेकंड आएगा सीधा LT -1। ओके, डिवाइडेड बाय न्यूटन का मतलब फोर्स दैट इज MLT -2 इनटू कूलम, मतलब कूलम होता है चार्ज Q इक्वल टू AT, सॉरी Q इक्वल टू I इंटू T, तो इसका आएगा क्या A इंटू T, मगर इनवर्स है तो इनवर्स आ जाएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर जाएगा M दैट इज M -1, ये है L एंड L कैंसिल हो जाएगा। ओके, T -1 एंड -1 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा T2 बनेगा और ये बनेगा A1। ओके, M -1 T2 एंड A1। ओके, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए, मोबिलिटी के लिए। ओके, इसके बाद और दो छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो क्या है, जो हमने कल ओम्स लॉ पढ़ा था उसमें दो चीजें, ओमिक कंडक्टर क्या होता है और दूसरा एक नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है। ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर सिंपली होते क्या है, ओमिक कंडक्टर्स उन कंडक्टर्स को कहते हैं सिंपल टर्म्स में जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ हमने कल पढ़ लिया था कि V इक्वल्स I इंटू R के बराबर, that potential applied is directly proportional to current and there is a constant that is called as the resistance of the conductor। और अगर आप देखोगे at a given temperature constant रखेंगे तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इनका ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन अगर हम I और V के बीच में ग्राफ करेंगे। ओके, तो ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ ओबे करेंगे, मतलब इनडायरेक्टली आप ऐसा बोलोगे जिनके लिए दोज कंडक्टर्स for which IV graph या IV characteristics is a straight line, जिनके लिए करंट वोल्टेज का ग्राफ जो है अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम बोलते हैं कि वो सबस्टेंसेस कौन से है, ओमिक कंडक्टर्स या ओमिक सबस्टेंसेस। यूजुअली जितने भी कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स एट लो टेम्परेचर्स जो है वो सारे क्या होते हैं, ओमिक बिहेवियर दिखाते हैं। अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज करोगे फिर उनका बिहेवियर क्या होता है, नॉन ओमिक होता है। या इंडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो दे ओबे ओम्स लॉ, दे ओबे ओम्स लॉ। ओके, तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स ऑब्वियसली फिर कौन से हो गए, ये जो है ये क्या कहते हैं, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। और ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स जो है इनके लिए ग्राफ जो है वो क्या हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग, एनी नॉन स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ये जो नॉन स्ट्रेट लाइन जो है ये आगे आप पढ़ोगे किन में, सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स में आप पढ़ोगे कि वो सारे जो है बिहेवियर दिखाते हैं नॉन ओमिक वाला, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो ट्रांजिस्टर्स में पढ़ोगे, डायोड्स में पढ़ोगे, ट्रायोड्स में पढ़ोगे कि उनके लिए ग्राफ जो है VI कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एल्बो शेप्ड, एल शेप्ड जो है लाइंस बन जाती है। तो ऐसे कंडक्टर जो बिहेव करते हैं एज ओमिक कंडक्टर्स या जो फॉलो करते हैं ओम्स लॉ या ग्राफ फॉलो करते हैं, दे आर ओमिक कंडक्टर्स। एंड व्हाट आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स, दोस कंडक्टर्स व्हिच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ, दे आर कॉल्ड एज नॉन ओमिक कंडक्टर्स। इसके अलावा जो है रेजिस्टेंस उनके कॉम्बिनेशंस जो है, ओके, और उनके कलर कोड्स वगैरह वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।